नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच इंडस वैली साइट मीन्स ब्लैक बेंगल। तो किस सिंधु घाटी स्थल का अर्थ है काला कंगन। देखो, ब्लैक बेंगल पूछा गया है कि किस इंडस वैली साइट का मतलब है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, तो फिर ये किसका मतलब हुआ, कौन सी ऐसी साइट है, कौन सा ऐसा स्थल है जिसका मतलब हुआ काला कंगन, ब्लैक बेंगल? वो हुआ कालीबंगा। कालीबंगा आपको पता है कि एक साइट है। ये जो कालीबंगा साइट है ये कहाँ पर स्थित है? ये जो कालीबंगा साइट है ये राजस्थान में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे पड़ती है। और इसका मतलब क्या होता है कालीबंगा का? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी या फिर काला कंगन या फिर ब्लैक बेंगल। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर और भी साइट्स दी गई हैं, जैसे कि चन्हू दाड़ो दिया गया है। तो चन्हू दाड़ो जो है ये कहाँ पर पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। उसी उसी तरह यहाँ पर बनवाली दिया गया है, बनावली दिया गया है। तो जो बनावली है ये कहाँ पर पड़ता है? कहीं पर इसको बनवाली भी लिखा जाता है। तो बनवाली जो है ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा, इंडिया हरियाणा में पड़ता है और सरस्वती नदी के किनारे ये पड़ता है। तो ये आपको 2-3 इंडस वैली साइट्स के बारे में पता चला। अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कौशल महाजनपद वॉज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो कौशल महाजनपद है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? अगर हम बात करें कौशल महाजनपद की कि ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में ये कौशल महाजनपद पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि महाजनपद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो कौशल महाजनपद है इसकी राजधानी कहाँ पर है? इसकी राजधानी जो है वो श्रावस्ती में है। श्रावस्ती में इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। और भी बहुत सारे महाजनपद हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक तो हो गया कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती में है। एक काशी महाजनपद है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी में है। मगध महाजनपद हो गया, मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह में है। सूरसेन महाजनपद हो गया, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में है। वत्स महाजनपद हो गया, इसकी राजधानी कौशाम्बी में है। एक वज्जी महाजनपद है, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली में है। तो ये आप याद रखिए इंपॉर्टेंट महाजनपदों के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर पूछा गया है विच दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम। तो किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की थी? अब पूछा गया है कि कौन सा ये दिल्ली सुल्तान था जिसने इस इक्ता प्रणाली को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। अच्छा, ये जो इक्ता सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा? ये इक्ता सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो भारतीय समाज में जो था वो सामंतवादी व्यवस्था थी ना, उसको समाप्त किया जा सके। इसीलिए जो था वो इस इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें होता क्या था कि राज्यों को जो था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता था। तो ये सब था कुछ इक्ता सिस्टम में। वैसे इल्तुतमिश ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साम्राज्य का रक्षक। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो था वो इल्तुतमिश यहाँ का शासक बना था। ये जो इल्तुतमिश था इसने कुछ कॉइन्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि टका इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। जीतल का कॉइन इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो टका था ये चांदी का सिक्का था और ये जो जीतल था ये तांबे का सिक्का था। तो ये आपने इल्तुतमिश के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे पूछा जाता है 34 क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया है द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। जो भक्ति मूवमेंट थी इसके फाउंडर कौन थे नॉर्दर्न इंडिया में? उत्तर भारत में पूछा गया है कि भक्ति मूवमेंट जो था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो ये रामानंद के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शन सी सही है, रामानंद। अब रामानंद ने जो था वो उत्तरी भारत में क्या किया, भक्ति मूवमेंट का इंट्रोडक्शन किया था। अगर हम रामानंद के बारे में कुछ जाने तो रामानंद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रामानंद के गुरु कौन थे। तो रामानंद के जो गुरु थे वो थे रामानुज। रामानुज जो था वो इनके गुरु थे। और अगर हम बात करें कि रामानंद किसके गुरु थे, तो कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। तो ये आप याद रखिएगा, कबीर के गुरु थे रामानंद और रामानंद के गुरु थे रामानुज। और इन्होंने उत्तरी भारत में जो था वो सबसे पहले जो था वो भक्ति आंदोलन की स्थापना की थी। और इन्हें जो था भारत के पहले महान भक्त संत भी कहा जाता है। ये भी इनके बारे में याद रखिए। बाकी अगर कबीर के बारे में भी आपने जान लिया, तुकाराम के बारे में अगर आप कुछ जानेंगे, तुकाराम ने जो था वो हिंदू मुस्लिम एकता पर काफ़ी बल दिया था। तो तुकाराम के बारे में ये बात याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हड़प की नीति जो था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी इसके बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। ये जो हड़प की नीति थी ये इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी जो है वो सही आंसर है। अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि हड़प की नीति जो था वो इंट्रोड्यूस की थी। अच्छा, वैसे तो मुझे पता है कि आपको पता होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, परंतु अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है यहाँ से पता चलता है, लैप्स वर्ड जो है यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक्चुअल में पहले क्या होता था, पहले होता था कि अगर कोई राजा चाइल्डलेस है, जिसका कोई अपना पुत्र नहीं है, तो वो जो था वो किसी को गोद ले सकता था और उसको राजा बना सकता था। परंतु जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की गई तो इसमें कहा गया कि अगर किसी राजा के पुत्र नहीं है तो उसका जो अडॉप्टेड बच्चा होगा वो अडॉप्टेड बच्चा जो है वो राज्य का राजा नहीं माना जाएगा। और ये राज्य का राजा नहीं माना जाएगा तो उसको ये सब अलाउड नहीं था कि वो अगर चाइल्डलेस है, राजा को ये अलाउड नहीं था कि अगर राजा चाइल्डलेस है और तो वो कोई भी हायर जो है वो अडॉप्ट कर सके। तो अडॉप्शन जो था यहाँ पर मना की गई थी करने के लिए। तो इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था बाद में चलकर। बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट से जो इसके तहत आ गए थे, जैसे कि सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, नागपुर हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ये सब जो था वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आ गए थे और इसका काफ़ी विरोध भी किया था। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो कहीं ना कहीं पर यहाँ से काफ़ी फर्क जो था वो पड़ा था। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड डलहौजी ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की तो कुछ अच्छा काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अच्छे काम भी बहुत किए थे। जैसे कि पहली जो रेलवे लाइन थी जो 1853 में चली थी बॉम्बे टू थाना, वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान चली थी। प्रेजेंटली हम डाक व्यवस्था का प्रोविज़न देखते हैं तो डाक व्यवस्था जो है वो भी इन्हीं के टाइम में जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो कुछ ये छोटे छोटे अच्छे काम भी किए गए थे इनके द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद साइंस का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पूछा गया है विच प्लेनेट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल रोटेशन पीरियड टू दैट ऑफ अर्थ। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण जो है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है। ऐसा एक प्लेनेट है जिसका जो रोटेशन है वो लगभग पृथ्वी के बराबर मानी जाती है। तो उस प्लेनेट की अगर हम बात करें कि वो कौन सा प्लेनेट है तो वो है मंगल ग्रह। ऑप्शन बी मार्स प्लेनेट जो है वो सही आंसर होगा। अभी तो हो गया मार्स प्लेनेट के बारे में एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप इसके बारे में याद रखें कि मार्स को जो है वो लाल ग्रह यानी कि रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया मार्स के बारे में। यहाँ पर वीनस प्लेनेट दिया गया है तो वीनस के बारे में कहा जाता है कि ये इवनिंग स्टार भी है और मॉर्निंग स्टार भी है। तो इवनिंग और मॉर्निंग स्टार जो है वो वीनस को कहा जाता है। अर्थ का ट्विन भी इसको कहा जाता है और ये जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जैसे कि यूरेनस हो गया, यूरेनस भी जो है वो क्लॉकवाइज ही रोटेट करता है। जैसे मार्स था तो मार्स के ऊपर इंडिया ने अपना मंगलयान भेजा था, वैसे ही ना वीनस के ऊपर भी इंडिया ने प्लान किया है कि हम शुक्रयान भेजेंगे। शुक्रयान मिशन जो है वो इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि हम इसको तैयार करेंगे। और ये मिशन जो है इंडिया ने ये अनुमान लगाया है कि ये मिशन जो है 2025 तक जो है इंडिया शुक्रयान मिशन को जो है वो भेज देगा। तो ये इंडिया ने प्लान बना कर रखा है, इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। इसरो की बात हुई तो इसरो के बारे में याद रखिए कि 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा कि कहाँ पर स्थित है। और इसरो के अभी नए चेयरमैन भी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। तो इसरो के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान है, मैंने कल परसों ही इसके बारे में आपको बताया था। जो पोस्ट होता है मैंने वीडियो इंस्टाग्राम पर भी डाला था और ये पोस्ट जो था मैंने यूट्यूब पर भी डाला था। आगे पूछा गया है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करें ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की तो ये जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। माउंटेन्स के बारे में कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका में जो है वो हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। तो अफ्रीका का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है। और इसकी लोकेशन पूछी जाए कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तो माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में पड़ता है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि रॉकीज माउंटेन रेंज जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है, तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है वो रॉकी माउंटेन रेंज पड़ती है। अगर पूछा जाए कि अल्प्स माउंटेन रेंज कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है, तो ये जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है। तो ये आप इनके बारे में भी याद रखिए साथ में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच आइसोप्लेट इंडिकेट्स इक्वल सैलिनिटी। तो कौन सी आइसोप्लेट जो है वो समान लवणता सूचित करती है। ऐसी कौन सी आइसोप्लेट है जो इंडिकेट करती है इक्वल सैलिनिटी। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है आइसोहेलीन। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है।
ऐसी ही एक और टर्म है जिसका नाम है आइसोथर्म। तो आइसोथर्म जो है वो किसको कहा जाता है? आइसोथर्म कहा जाता है इमेजिनरी लाइन जहाँ पर जो है ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनमें इक्वल टेम्परेचर होता है। तो एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। तो ऐसी लाइन जो ऐसे प्लेसेस को ज्वाइन करेगी जहाँ पर इक्वल टेम्परेचर होगा उसको आइसोथर्म कहेंगे। तो ये दो टर्म आप याद रखिए, एक तो आइसोथर्म हो गया, एक आइसोहेलाइन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पूछते हैं आउटर हिमालयाज इज ऑल्सो कॉल्ड। तो बाहरी जो हिमालय है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाहरी हिमालय को जो है वो शिवालिक भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। शिवालिक भी कहा जाता है बाहरी हिमालय को। अगर हम शिवालिक माउंटेन रेंज की बात करें तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं आपको पता है कि इनको मानक पर्वत भी कहा जाता है। तो मेनाक पर्वत किसको कहा जाता है? शिवालिक को कहा जाता है। धौलाधार की बात करें तो धौलाधार को मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। शिवालिक का एक और अर्थ होता है, शिवालिक का अर्थ होता है भगवान शिव के तांत्रिक। तो भगवान शिव के तांत्रिक इसका मतलब होता है। तो ये थोड़ा सा शिवालिक के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है इन तिब्बत इंडस रिवर इज नोन एज। तो तिब्बत में जो है वो इंडस नदी को जो है, ये सिंधु नदी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है। सिंगी खंबन इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम इंडस नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो है ये कैलाश रेंज से निकलती है। कैलाश जो पर्वत श्रृंखला है वहां से निकलती है और मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। ये लगभग 2880 किलोमीटर टोटल बहती है, जिनमें से 710 किलोमीटर ये इंडिया में बहती है। देखो रावी हो गया, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, चेनाब हो गया, ये सब भी जो है ये इसमें आगे चलकर जो है वो मिल जाती हैं, इसको पानी प्रोवाइड करवाती हैं इंडस को। ये जम्मू कश्मीर में भी बहती है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये लद्दाख और झांसकर रेंज के बीच में भी बहती है। झांसकर भी एक नदी भी है। झांसकर, वैसे झांसकर पर्वत श्रृंखला अलग से, झांसकर नदी भी है। झांसकर नदी भी जो है वो इंडस में जाकर मिल जाती है। लेह में जो है ये इंडस को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं जालधापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। जालधापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से इंडियन स्टेट में पड़ती है? तो जालधापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो सही आंसर है। अब जालधापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जालधापरा तो पड़ती है वेस्ट बंगाल में। उसी तरह नामधापा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? तो नामधापा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? ये केरला में पड़ता है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? ये असम में पड़ता है। औरांग नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? ये भी असम में ही पड़ता है। गिर नेशनल पार्क जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एचएस में कई बार पूछा गया है, गिर नेशनल पार्क, तो ये गुजरात में पड़ता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। दाशिगम नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? तो दाशिगम सेंचुरी भी है। दाशिगम सेंचुरी जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। और एक है शिवपुरी नेशनल पार्क। शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, ये हो गया इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, ये तो आपको पता चल गया। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। तो 13,000 से ज़्यादा लोग टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से @allexam31, आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। कि हिमाचल प्रदेश में जो है पहली रेलवे लाइन जो था वो कौन सी थी? कहाँ से लेकर कहाँ तक थी पहली रेलवे लाइन और वो कितने किलोमीटर थी? ये आपको कमेंट करके बतानी है। दो चीज़ें, कहाँ से लेकर कहाँ तक थी और कितने किलोमीटर थी, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।